जय हिंद साथियों। मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास पढ़ेंगे। इसके पहले साथियों हम मैथ की वीडियो डाल चुके हैं। वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट से जा कर के आप मैथ का लेक्चर देख सकते हैं। साथियों, आज ये सामाजिक अध्ययन का पहला लेक्चर है। आज से शुरू किया हमने सामाजिक अध्ययन। साथियों, ये आपका जीरो से जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं ये जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और जीरो लेवल से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। और कहना चाहेंगे यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले इतिहास में हम लोग जानेंगे इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। इतिहास का अर्थ क्या है, महत्व क्या है एवं इसके जानने के स्रोत क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं साथियों। इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए यानी कि इतिहास के लिए अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री का शब्द दिया गया है। हिस्ट्री अंग्रेजी इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, ग्रीक भाषा में इसको हिस्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा में इतिहास को हिस्टोरिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोट्स ने किया। इसी कारण हेरोडोट्स को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स ने 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। इसके कारण हेरोडोट्स को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है, यानी कि इतिहास के जन्मदाता हेरोडोट्स को कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों। आगे इतिहास को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया है। इतिहास को कुछ विद्वानों ने क्या क्या कहा है, किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसको हम लोग देखेंगे। प्रोफेसर घाटे के अनुसार प्रोफेसर घाटे ने कहा है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे ने कहा इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा जोखा है। हेनरी जॉनसन के अनुसार हेनरी जॉनसन ने कहा है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। रेफसन ने कहा है, रेफसन के अनुसार इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। जोन्स महोदय के अनुसार जोन्स महोदय ने कहा है इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर इतिहास का अर्थ अथवा इतिहास क्या है यह स्पष्ट हो जाता है। इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है और समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखते हैं साथियों, इतिहास का महत्व क्यों है। इतिहास का महत्व क्यों है। इतिहास जीवन में सहायक होता है, ज्ञान वृद्धि का साधन है। इतिहास मानसिक परिपक्वता आती है, इतिहास को पढ़ने से मानसिक परिपक्वता आती है। व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, व्यापारिक जीवन में उपयोगी होता है। देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। इतिहास वर्तमान को समझने में सहायक होता है, यानी कि हम भूतकाल के बारे में इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो ये वर्तमान को हमको समझने में सहायक होता है, सहायता करता है वर्तमान को समझने में। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है। विश्व बंधुत्व यानी कि संपूर्ण विश्व को एक रूप में बांधने की भावना का विकास करता है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करता है। हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास भी करता है इतिहास। आगे देखते हैं साथियों। इतिहास का महत्व। इतिहास के महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है।
यानी कि ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। यानी कि विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास वर्तमान की प्रमुख समस्या जीविका निर्वाह में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास से हमें इस समस्या का समाधान भी मिलता है। यानी कि जीविका निर्वाह जो इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, इतिहास इस समस्या का भी समाधान करता है। आगे देखते हैं साथियों। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से कार्य कर तभी सफल हो सकता है जबकि उसे अपने देश का इतिहास पता हो। इतिहास राष्ट्र की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते। यानी कि अतीत में हमारे भूतकाल में अतीत में हमारे क्या हुआ है, बिना उसको हम ठीक प्रकार से समझे वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। इतिहास के द्वारा हमें धैर्य, सहानुभूति तथा कर्तव्य परायणता की भावना का विकास किया जा सकता है। विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंत में सदैव सत्य की जीत होती है। यानी शुरुआत में भले झूठ प्रभावी हो, लेकिन जब सत्य सामने आता है, जब सत्य मजबूती से साबित हो जाता है, तो झूठ का नामो निशान मिट जाता है। ऐसे निष्कर्षों से हम नैतिकता का विकास करते हैं। किसी भी देश अथवा क्षेत्र का इतिहास पढ़कर हम वहां के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त कर अपने सामान्य ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इतिहास हमारे विभिन्न जिज्ञासाओं की पूर्ति में सहायक होता है। इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाएं और देश के प्रति सम्मान की भावना, पूर्वजों द्वारा मातृभूमि की सेवा जैसे दृष्टांतों से वैसे ही कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करने में भी इतिहास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास जाने के स्रोत अथवा साधन। इतिहास हमको कहां कहां से मिलता है, उसके स्रोत क्या हैं या साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रमाणिक साधन नहीं है। इसी से एल्फिंस्टन ने लिखा है भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। यानी कि एल्फिंस्टन के अनुसार भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, यानी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। यानी कि किस तिथि को सिकंदर के पहले क्या हुआ था, उसकी तिथि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऐसा एल्फिंस्टन ने लिखा है। इसके 7 वर्ष बाद कावेल ने लिखा, हिंदू काल में हम उस समय तक के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक या निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आया। ये कावेल के अनुसार है। कावेल ने कहा, हिंदू काल में हम उस समय के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। प्राचीन काल में हिंदुओं के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में उदासीनता के प्रति फ्लीट महोदय ने कहा है। फ्लीट महोदय ने लिखा, यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण तथा विस्तृत रूप से लिख सकें? वे संक्षिप्त, सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रमाणिक, यथार्थ तथा विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी, ऐसा फ्लीट महोदय ने लिखा है। आगे पढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी यानी कि जो 11वीं शताब्दी किसको कहते हैं, जैसे
1000 कुछ है, 1020 हो गया तो 11वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। जैसे 1000 से लेकर के 1100 तक 11वीं शताब्दी में आएगा। 11वीं शताब्दी में अलबर्नी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भारतवर्ष आया। उसने इस संबंध में लिखा है, हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे, वह काल क्रमानुसार वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते हैं, परंतु जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता है तब वे लोग किम कर्तव्य विमूढ़ होकर कथाएं कहना प्रारंभ करते हैं। ऐसा मुस्लिम लेखक हैं अलबर्नी, जो 11वीं शताब्दी में आए थे, इन्होंने लिखा है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास को खोज निकाला। विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वह निम्नवत हैं। पहला है अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। इनसे हमें ये चारों पॉइंट से हमें ये इतिहास के स्रोत हैं, इनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अनैतिहासिक ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, पुरातत्व संबंधी सामग्री से, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से। आगे देखते हैं साथियों, अनैतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। अब देखते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ निम्नलिखित प्रकार हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये तीनों अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद। वेदों के अंतर्गत आते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के बाद है अगला ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं। ये सारे वैदिक साहित्य हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं जातक, पिटक, मिलिंद पन्नो, दीपवंश, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूल कल्प, लंकावतार। ये सारे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैन साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत हैं परिशिष्ट पर्व या पर्वन, भद्रभाव चरित्र, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोक प्रकटित, लोक विभाग, पुण्याश्रव, कथा कोश, आराधना, कथा कोश, आवश्यक सूत्र, अस्थ विरावली। आगे देखते हैं साथियों, वेद के अंतर्गत है। वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। वेद हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। इनकी संख्या 4 है। इनमें से ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। वेदों से हमें ऐतिहासिक बातें ज्ञात होती हैं, जैसे आर्य लोग भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में किस प्रकार फैले, उनमें कौन कौन से आंतरिक विभाजन थे, उन्हें दस्युओं से किस प्रकार युद्ध करना पड़ा, और वैदिक काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा कैसी थी, ये हमें वेदों से पता चलता है। अगला देखते हैं ब्राह्मण। वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ब्राह्मण एवं उपनिषद। ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं वे ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय तथा पंचविश हैं। उपनिषद ग्रंथों में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उसके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत है। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, काफी बार पूछा जा चुका है। यह वैदिक चिंतन की चरम परिणीत है। अगला देखते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य उपनिषदों के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। सूत्र साहित्य 3 भागों में विभक्त है, यथा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन है।
गृह सूत्र में गृहस्थ के से संबंध रखने वाले संस्कारों तथा कर्मकांडों का वर्णन है। धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था दी गई है। आगे देखते हैं साथियों, धर्मशास्त्र तथा भाष्य एवं टीकाएं। धर्मशास्त्र तथा भाष्य एवं टीकाएं भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तथा उन पर लिखे गए भाष्य एवं टीकाएं में कानून तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंध रखने वाली प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। बौद्ध साहित्य में हम लोग देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में, बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के वचनों एवं सिद्धांतों का संग्रह है। मिलिंद प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद तथा बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप है। बौद्ध ग्रंथ पिटक जातक निकाय में प्राचीनतम ग्रंथ जातक कथाएं हैं। जैन साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं साथियों। जैन साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। परिशिष्ट पर्वन की रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। इस ग्रंथ में जैन साहित्य की सभी बिखरी हुई ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित कर दी गई है। परिशिष्ट पर्वन में जैन साहित्य की सारी बिखरी सामग्री एकत्रित कर दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र है। जैन साहित्य में या जैन धर्म में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कथा कोश, भगवती सूत्र, लोक विभाग, कालिका पुराण, प्रबंध चतुर्विंशति आदि अन्य ग्रंथ हैं जिनसे ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अनैतिहासिक ग्रंथ, अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में है महाकाव्य। ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला है महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। रामायण की रचना जो की गई है महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ, कौशल वर्तमान का अयोध्या, इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। इसमें कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से लिखी गई है। आगे देखते हैं हम लोग पुराण। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण कितने हैं? काफी बार पूछा गया है। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इनमें से केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं भागवत पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं जो काल क्रम के दृष्टि से नितांत भ्रम सूचक हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भारत के काल क्रम के उद्वेलित गागर में सागर का काम देते हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। इनसे हमें काल क्रम के अनुसार यह हमें भारत के कालक्रम के अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं साथियों, हर्षचरित्र इसकी रचना बाणभट्ट ने की है। हर्षचरित्र के बारे में देखते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना लगभग 620 ईस्वी में की थी। इसमें तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का संग्रह है।
इसमें बाणभट्ट ने न केवल अपने आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्ष का चरित्र चित्रण किया है, वरन 7वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा पर भी प्रकाश डाला है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की है 620 ईस्वी में। इसमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बातों का उल्लेख किया है और कन्नौज के राजा हर्ष के बारे में भी इसमें बताया है। आगे देखते हैं साथियों, विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र में देखते हैं हम लोग बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र, यानी बिल्हड़ ने इसकी रचना किया है विक्रमांक देव चरित्र की। बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि थे। बिल्हड़ 12वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में, विक्रमांक सम्राट थे, उनकी प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। विक्रमांक ने 1076 ईस्वी एवं 1126 ईस्वी के मध्य दक्षिण एवं पश्चिम के एक बड़े राज्य पर शासन किया था। आगे देखते हैं राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसमें कल्हड़ ने कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया है। देखिए, कल्हड़ भी अलग है और बिल्हड़ भी अलग है। बिल्हड़ ने रचना किया है विक्रमांक देव चरित्र की और कल्हड़ ने रचना किया है राजतरंगिणी की। कल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में किया है 1076 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है, इन्होंने लिखा है 1148 ईस्वी में, इसकी शुरुआत किया था इन्होंने। इसमें कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया है, यानी कि राजतरंगिणी कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी, जिसको कल्हड़ ने लिखा है। आगे देखते हैं साथियों, तमिल ग्रंथ। तमिल ग्रंथों से भी हमको जानकारी मिलती है। तमिल ग्रंथों में दक्षिण के सम्राटों की प्रशंसा की गई है। इनके संबंध में स्मिथ महोदय ने लिखा है, अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस कथन से ही इनके महत्व का पता चलता है। आगे देखते हैं दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश हैं। बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है ये दीपवंश तथा महावंश। इन दोनों में सिंघल द्वीप के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास हैं। इनके साथ ही मौर्य सम्राट अशोक तथा उसके वंश के संबंध में इन ग्रंथों से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। आगे चलते हैं साथियों, विदेशी विवरण देखते हैं। साथियों, हम लोग विदेशी विवरण देखते हैं। विदेशी विवरण में अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों के साथ अत्यंत घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इन विदेशी लेखकों में यूनानी, रोम, चीन, तिब्बत तथा फारस देश के निवासी थे। जैसे यूनानी लेखकों के बारे में हम लोग देखते हैं, विदेशी यात्री थे ये यूनानी लेखक जो यूनान से आए थे। यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोट्स तथा टेसियस हैं। टेसियस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत तथा भारत राज्य के संबंध में लिखा था। हेरोडोट्स ने, यानी यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोट्स तथा टेसियस हैं। हेरोडोट्स ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत तथा भारत राज्य के संबंध में लिखा था। टेसियस एक डॉक्टर था तथा उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा चाव था। इसी क्रम में यूनानी लेखक मेगास्थनीज भी यूनानी लेखक था और सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था
मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। मेगास्थनीज भी यूनानी लेखक था और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस का राजदूत था। आगे देखते हैं साथियों, चीनी लेखक। चीनी लेखकों में चीन का भारत के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। चीनी यात्री हैं फायान 399 ईस्वी में भारत आया और उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसी प्रकार चीनी यात्री हुएनसांग भी बहुत ऊंचा स्थान है। इसी प्रकार चीनी यात्रियों में हुएनसांग का भी बहुत ऊंचा स्थान है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उसने अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया है। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन है, वरन प्राचीन कथाओं का भी वर्णन है। इसी प्रकार चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में, चीनी यात्री ये भी हैं इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए तथा इन्होंने नालंदा तथा विक्रमशिला में निवास कर वहां के बारे में लिखा है। चीनी यात्री तीन चीनी यात्री हैं। पहले हैं फायान, हुएनसांग और इत्सिंग, 3 चीनी यात्री हैं। तिब्बत के लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं। तिब्बत के लामा तारानाथ, तिब्बत के लेखक है लामा तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत के इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इनके बिना शक पार्थियन एवं कुषाण लोगों के भ्रमण का पता नहीं चलता तथा बौद्ध धर्म के इतिहास की पूर्ति इनके बिना नहीं हो सकती। आगे देखते हैं साथियों, मुसलमान लेखक। मुसलमान लेखकों में अलबर्नी का महत्वपूर्ण स्थान है। अलबर्नी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। उसने तहकीकाते हिंद, अलबर्नी ने लिखा है तहकीकाते हिंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तहकीकाते हिंद। अलबर्नी ने लिखा है मैं भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई थी। तहकीकाते हिंद अलबर्नी ने लिखा है और ये 1133 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें हिंदुओं की रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य मुसलमान लेखक हैं सुलेमान अल मसूदी, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन आदि। इनकी रचनाएं भी भारतीय समाज पर प्रकाश डालती हैं। अगला देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, काफ़ी बार इनके बारे में पूछा जा चुका है। कहाँ के यात्री थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मार्को पोलो के बारे में पढ़ते हैं। मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 1294 से 95 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत आया था। ये दक्षिण भारत आए थे 1294 से 1295 ईस्वी के लगभग। इनके विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हैं, वरन तिथियों की क्रमबद्धता पर भी सहायता पहुंचाते हैं। तिथियों की क्रमबद्धता में भी सहायता पहुंचाते हैं। वेनिस का यात्री था मार्को पोलो। ये 1294 से लेकर के 1294 से 95 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत आए थे। आगे देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों से भी साथियों जानकारी मिलती है हमको। अभिलेख के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिए अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन है। अभिलेखों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे देशी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेखों को हम पुनः 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अशोक के अभिलेख एवं अशोक के बाद के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग जानते हैं साथियों। अशोक के अभिलेख। अशोक ने संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों पर लेख लिखवाए थे।
ये लेख राजज्ञाओं तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन में व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन इतिहास जानने में सहायक है। यह अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं वो खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है तथा ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं शिलाओं पर, स्तंभों पर, इसमें इन्होंने खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। इनके अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं, तथा ब्राह्मी लिपि जैसे देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। आगे देखते हैं अशोक के बाद के अभिलेख। अशोक के बाद के लेखों को हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं, सरकारी तथा गैर सरकारी। सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों अथवा भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। प्रशस्तियां राज कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई हैं। गैर सरकारी अभिलेखों की संख्या सरकारी अभिलेखों से कहीं अधिक है। इनसे सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी लेखों के बारे में हम लोग देखते हैं। विदेशी लेख के बारे में, विदेशी लेख एशिया माइनर में बोगज कोई के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इस लेख में भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों के पर्यटन का पता चलता है। ईरान के पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम के लेखों से प्राचीन काल में ईरान एवं भारत के संबंध का पता चलता है। साथियों, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, स्मारक के बारे में पढ़ेंगे, तिथि निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी पुनरावृत्ति पढ़ेंगे एवं प्रश्नोत्तर हमने बनाया है। इससे जो हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर, इसमें जो जो प्रश्न आता है वो हम लोग प्रश्न भी देखेंगे इस पर। तो साथियों, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।